राम को तो एंटी हीरो बना दिया। राम का तो आप ये समझिए कि 80s में 90s में ये हो रहा था, आपने शायद फिल्में भी ना देखी हो, कि राम नाम जपना पराया माल अपना, मुंह में नाम राम बगल में छुरी, इस तरीके की इतनी चीजें प्रचलित की गई जैसे कि राम का नाम पूरा ही बदनाम कर दिया। एक पूरा एक पैटर्न था 70s और 80s में कि रहीम चाचा सेवियर हैं, ये इस तरीके की चीजें 70s 80s में परोसी गई हैं। हिंदू पंडित का एक ही काम है लोगों को बेवकूफ बना के डरा कर उनसे पैसा ऐंठना, बनिया का एक ही काम है सिर्फ पैसा चूसना, अगर बनिया के पास पैसा है तो तुम्हारा खून चूस के पैसा है उसके पास, ये बताया गया। ठाकुर का एक ही काम है जहां लड़की मिलती है उसको रेप कर देता है और मार के फेंक देता है। क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? 70s और 80s की फिल्म में सारा नैरेटिव ये नहीं है। तुम लोग छोटे हो, तुमको नहीं पता होगा, अपने पिताजियों से भी जाकर पूछ लेना। आज मैं बात करने वाली हूं आपसे सिनेमा पर, और मेरा यहां पर एक बहुत क्लियर कट एजेंडा है। आप लोग रिफ्यूट कर सकते हैं मुझको, बाद में क्रिटिसाइज कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। एजेंडा ये है कि मुझे आई वांट टू वीव यू ऑफ फ्रॉम दिस लाइक फ्रॉम सिनेमा, फ्रॉम बॉलीवुड। जो भौकाल आपके मन में उसके प्रति होगा, और होगा, आपको पता भी नहीं है पर होगा, मैं चाहती हूं कि आज मैं उसको खत्म कर दूं। एटलीस्ट खत्म की स्टार्टिंग हो जाए, द स्टार्ट ऑफ एन एंड। दिस इज व्हाट आई वांट टू डू, and obviously I am speaking from a point where I have worked on it for 3 years now. आप में से एक, अगेन बाय शो ऑफ हैंड्स, मुझे बताइए कि कितने लोगों को लगता है कि एक एंटी बॉलीवुड सेंटिमेंट अभी है सोसाइटी में, बॉलीवुड को लोग रिजेक्ट कर रहे हैं, ऐसे कितने लोगों को लगता है? ओके, बाकियों को आई अज्यूम कि ये लगता है कि नहीं अभी भी बॉलीवुड बहुत पॉपुलर है। एम आई राइट? कितने लोगों को लगता है अभी भी सिनेमा बहुत पॉपुलर है? ओके, एक्चुअली आप कम लोग हाथ उठा रहे हैं। सच्चाई ये है कि बॉलीवुड अभी भी बहुत पॉपुलर है। एक एंटी बॉलीवुड वेव आई है लेकिन अभी भी है। याद कीजिए, अभी दिवाली आया था, आसपास आपके कौन से गाने बज रहे थे आपकी सोसाइटी में, आपके घरों के पास में? क्या ज्यादातर वो गाने नहीं थे? अभी 15 अगस्त आया था, क्या एक भी गाना आपने ऐसा सुना जो बॉलीवुड में से नहीं लिया गया था? इसका मतलब ये है कि जितना आप समझ रहे हैं उसका प्रभाव कहीं अधिक है। आपने लास्ट कोई शादी अटेंड की थी, डीजे भी बजा होगा, क्या वहां पे बॉलीवुड और इन सब गानों के अलावा कोई गाना था? पंजाबी हरियाणवी को उसी में मिला लीजिए, ये सब उसकी ब्रांचेस हैं, कुछ अलग नहीं है, वही बजा। कुछ और कल्चर के नाम पर आपने सुना? नहीं सुना। हाँ हाँ, ठीक है, कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं, राजस्थान जैसी जगहों में आज भी लोग बुला लेते हैं फोक आर्टिस्ट को, लेकिन लार्जली वी ऑल अग्री दैट द इम्पैक्ट ऑफ cinema, Bollywood, even if we do not realize it, is huge. It's like it's seeped so much into our lives. It's entered so much into our lives, right? जो अभी थोड़ी एंटी बॉलीवुड सेंटिमेंट है, वो आग हम नहीं लगाई है। आई एम वेरी प्राउड टू से इट। वो आग नहीं थी, वो एक तरीके से यज्ञ था, और जैसे यज्ञ में आप आहुति देते रहते हैं और वो बढ़ता चला जाता है, वही हमने किया है। देयर इज अ ट्विटर हैंडल कॉल्ड जेम्स ऑफ बॉलीवुड। आप लोग आई अज्यूम कि बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे नहीं होंगे, मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करती। वैसे भी ट्विटर पे ज्यादातर प्रोफेशनल्स के बाद आकर लोग ज्वाइन करते हैं, ना कंप्लीटली रिस्पेक्टेड। वहां हमने स्टार्ट किया, हमारे काफी फॉलोअर्स हैं, लेकिन इम्पैक्ट देखने के लिए उसका रियल इम्पैक्ट हुआ है ग्राउंड पर। अब मैं आपसे कुछ चीजें एक्चुअली शेयर करना चाहूंगी इस इंडस्ट्री के बारे में, फिर आप अपनी ओपिनियन उसके बारे में बनाइएगा, फिर मुझसे प्रश्न पूछिएगा। इस इंडस्ट्री की शुरुआत ऑब्वियसली तब हुई जब वीडियो कैमरा बना, या फिर कोई फोटोग्राफरी का कैमरा बना, जो कि यहां नहीं बना, वेस्ट में बना। बहुत लोगों ने वहां खरीदा भी कैमरा और कुछ कोशिश करी कि वीडियो में आया जाए। वहां तक कोई बुराई नहीं है, एक नई टेक्नोलॉजी आई है, हर कोई जो इनोवेटिव माइंड का होगा वो चाहेगा कि उसको यूज करके कुछ बनाए। दादा साहब फाल्के महाराष्ट्र में एक वैदिक स्कॉलर फैमिली से आते थे। ही वॉज वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ वीडियो टेक्नोलॉजी, वीडियो फिल्मिंग इन इंडिया। तो वो थोड़े रईस भी रहे होंगे, उन्होंने महंगा एक कैमरा बाहर से लिया, क्योंकि पहले जो यहाँ पर सिनेमा आया वो कुछ इस तरह था कि वेस्ट में तो दिखाना शुरू हो गए थे, पर क्योंकि यहाँ पर तब ब्रिटिश का राज था, तो उन्होंने यहाँ पर ऐसा जैसे सर्कस लगता है ना, या मेला लगता है कि एक टेंट होता है, चेयर्स आती हैं, पहले ऐसे ही स्क्रीनिंग होती थी फिल्मों की।
तो मतलब एक टेंट वगैरह लगाया जाता था और ज्यादातर उसमें ब्रिटिश ऑफिसर्स होते थे या वो लोग जो अमीर होते थे, उनके लिए स्पेशल स्क्रीनिंग्स होती थी बाहर की फिल्मों की। तो ऐसे एक फिल्म दिखाई गई थी द लाइफ ऑफ क्राइस्ट। दादा साहब फाल्के ने उनको लगा कि मैं भी ये करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर वीडियो भी बनाना चाहता हूँ और मैं अपनी कहानियां सुनाना चाहता हूँ, हमारी कल्चर की कहानियां। उन्होंने राजा हरिश्चंद्र नाम की एक फिल्म बनाई थी। उसके बाद वो इतने अधिक एक तरीके से इतने एंटरप्रेन्योरल और इतने स्पिरिटेड थे, इतने एंटरप्राइजिंग थे कि उन्होंने 10 साल में 100 फिल्में बना डाली। मतलब मैसिव मैसिव वर्क। एक फिल्म थी लंका दहन, वो उन्होंने ऐसी बनाई कि उसके एक एक दिन में 7-7 शोज होने लग गए। और पहले कोई ऐसे हॉल की टेक्नोलॉजी नहीं थी, लोग एक्चुअली जैसे मैंने कहा चेयर टेबल पूरा टेंट वेंट लगा कर दिखाते थे, वो भी रात को नहीं सॉरी, मतलब बहुत अंधेरा करके। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि तब उन्होंने एक वीडियो का एक कल्चर लाया। लेकिन पार्टीशन के बाद जो यहाँ पर फिल्मों का कल्चर आया वो बहुत ही घटिया किस्म का कल्चर हो गया। लाहौर के ब्रोदल्स में, कोठों में एक कल्चर निकला, तवायफों का कल्चर, नाच गाने का, बहुत ही गंदा किस्म का एंटरटेनमेंट का कल्चर। उसको आज भी हीरा मंडी जैसी फिल्मों से ऐसे दिखाया जाता है जैसे पता नहीं कौन सा हाई आर्ट एंड कल्चर था। लेकिन उसकी सच्चाई आपको तभी पता चल जाएगी जब आप पहली यूट्यूब वीडियो देखोगे हीरा मंडी की। इट्स नथिंग बट अ प्रोस्टिट्यूशन हब, इट्स नथिंग बट अ ब्रोदल, राइट? तब भी ऐसा ही था। ये तो इतना ज्यादा ऐसी फिल्में दिखा दिखा कर आपको झूठ बताने का काम करते हैं, पहले से ही गंदा था। अगर आप उसकी डिटेल पढ़ें इवन 100 साल पहले, तो वहां पर पान की पीकों से द्वारा वहां नालियां सड़ती रहती थी। किस टाइप के लोग आएंगे ना, जो औरतों को नाचने अगर देखने आ रहे हैं, कैसे लोग आते होंगे? वहां यही चलता था। वहां से जो कल्चर निकला वो फिल्मों में आया। लाहौर इंडस्ट्री में भी बहुत था। पार्टीशन के बाद बहुत सारे लोग इंडिया माइग्रेट कर गए क्योंकि लाहौर में पता था एक इस्लामिक देश बनने वाला है, वहां फिल्मों का कोई फ्यूचर है नहीं। तो सारे मुंबई की तरफ आए बहुत सारे लोग। तो यहाँ पे जो इनिशियल कल्चर फिल्मों का बना वो वही सारा तबका था जो ब्रोदल से निकल कर आ रहा था। आप समझ रहे हैं? अब मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन आज जो एक्टर्स आप सुनते हो उनके आप 3 पीढ़ी पीछे जाओगे तो आपको वही पता चलेगा। मेरे को नाम लेने की जरूरत नहीं, आप गूगल करिए, उनके आपको पता चल जाएगा कि उनकी 3 पीढ़ियां पहले वहीं से ही निकले हुए हैं, हीरा मंडी जैसी जगहों से। आज तो सारे बहुत स्टार बनकर बैठे रहते हैं, इस देश के एलिट बनकर बैठे रहते हैं। उनकी शुरुआत उसी तरीके से हुई थी। आप मुझे खुद बताइए, आपके दादाजी की उम्र के लोग अभी होंगे ना आपकी फैमिलीज में, वो लोग कितना इज्जत देते हैं फिल्म वालों को। एक टाइम था आज से 50-60 साल पहले भी, तब इस इंडस्ट्री की रिस्पेक्ट नहीं थी जैसे आज हम इनको हर ओकेजन पे इनको इन्वॉल्व कर रहे हैं ना अपनी लाइफ में, तब नहीं था। आप अपने पूछिए वहां पर, अगर कोई फिल्में देखने जाता था उनकी शादी तक नहीं होती थी, उनको लड़की देना पसंद नहीं करता था। ये हुआ क्या कि इतने सालों में ऐसा हो गया कि हमारे देश में जो मतलब मीडियम 60 साल पहले था ही नहीं, 60-70 साल पहले जिन लोगों को एक्चुअली थोड़ा नीच निगाह से देखा जाता था, नाचने गाने वालों की कोई रिस्पेक्ट नहीं थी और उस तरह होनी भी नहीं चाहिए क्योंकि आप एक्चुअली वो तवायफ वाला कल्चर था। तो ऐसा क्या हो गया कि आपने 50-60 साल में वो अब देश के बाप बनकर बैठ गए हैं। आपका अवार्ड्स हो पद्मश्री तो सबसे ज्यादा एक्टर्स को मिल जाते हैं। आपके यहाँ कोई बड़ा कोई प्रोडक्ट हो तो लॉन्च करने वाले एक्टर्स करते हैं। आपके यहाँ सबसे एलिट की बात करें तो उनके नाम आते हैं। आपके यहाँ सबसे सुंदर सुंदर इस तरीके की बात करें तो उनके नाम आते हैं। ये सारा एक ऐसा हुआ है कि ये एक, मैं इसे प्रोपोगेंडा बोलूं या फिर एक एजेंडा बोलूं, उसके तहत ही हुआ है। दरअसल इस देश में कचरे को बहुत इतना प्रमोट किया गया है कि आपको कचरा ये बताया गया है कि ये हीरा है। और ये अकेली इस इंडस्ट्री के साथ नहीं हुआ है। मैं आपको समझाने के लिए, क्योंकि अभी बड़े यंग लोग हैं और आपको लग रहा होगा कि मैं मतलब एक एजेंडा के साथ बोल रही हूं। आप मुझे एक चीज बताइए, ये सब चीजों के साथ हुआ है। जो पहले बाजरा खाया जाता था, मैं खाने पर बता रही हूँ, जो पहले ज्वार खाया जाता था, जो पहले कोकोनट ऑयल लोग यूज करते थे, सरसों का ऑयल यूज करते थे, उसको इतना डिमोनाइज किया गया था 90s में कि सब लोग एनिमल फैट वाला घी लेने आ गए और रिफाइंड ऑयल आ गया, गंदे वाला तेल आ गया, आपका सब कुछ हटके मैदा आ गया। तो यानी अकेली एक इंडस्ट्री के साथ नहीं हुआ है। अब आप समझेंगे कि बहुत सारी चीजों में आपको कचरे को हीरे की तरह परोसा गया है। वो तो अब लोग रियलाइज कर रहे हैं जब उनकी बीमारियां लग गई हैं, जब इस देश में मोटापा इतना बढ़ गया है, जब डायबिटीज का ये जो हमारा देश है ये डायबिटीज में नंबर 1 हो गया है और कितनी कितनी बीमारियां यहाँ पर लगी हुई हैं। तो यानी ओवरऑल आप ये तो मानेंगे ना सब कि हम सब मूर्ख बने हैं,
हमारे पिताजी के जनरेशन के भी लोग मूर्ख बने हैं, दादा के जनरेशन में शायद कम बने हो, क्योंकि तब इतना कचरा नहीं था। पूछिए 90s में कैसे घरों में खाने चेंज हो गए थे, लोग जो पहनते थे वो चेंज हो गया, कॉटन की जगह पॉलिस्टर आ गया, और कैसे इस इंडस्ट्री का भी राइज हुआ। और ये इंडस्ट्री बहुत क्रूशियल है वो सारा गंद आपको परोसने के लिए। चिप्स कौन कौन करता है प्रमोट? यही लोग करते हैं। इनके इंटरव्यू सुनोगे तो कहेंगे हम नहीं खाते। मैंने आलिया भट्ट का हमने खुद एक इंटरव्यू डाला था, वो कह रही है कि कॉफी में चीनी है, नहीं नहीं, आई डोंट टेक शुगर, शुगर इज बैड फॉर हेल्थ, बट द सेम वुमन इज प्रमोटिंग पर्क, ऑल सॉर्ट्स ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स, ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स। इतना साफ देखकर भी हम क्यों नहीं देख पा रहे हैं? बताती हूं मैं क्यों नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि हमारे सबके सरों पर इनको आइकन्स की तरह से आके बिठा दिया गया है, like they are your icons, they are your soft power, but it is up to us, we can reject this soft power only by our resolve and only by our intelligence कि this is not right। अगर कोई खुद अपनी लाइफ में शुगर नहीं खा रहा है और आपको बेचे जा रहा है तो आप मूर्ख ही होंगे ना अगर उसको खरीदेंगे तो। अब मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा आपके ये बताऊंगी कि कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू कि वाकई में इंडस्ट्री कर क्या रही है। पार्टीशन हुआ, सबको पता है कि यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम दो कम्युनिटीज में क्या हुआ पार्टीशन के दौरान। पार्टीशन के बाद पाकिस्तान से ही लोग आए और उन्होंने ऐसी फिल्में बनाई जैसे छलिया और आवारा। छलिया की स्टोरी ये थी कि एक हिंदू लड़की जो पाकिस्तान में रह जाती है क्योंकि वो अपने परिवार के साथ इंडिया नहीं आ पाती, उसको एक पठान फैमिली अडॉप्ट कर लेती है और बिल्कुल हिंदू की तरह ही रेज करती है, बहुत प्यार से। और जब वो वापस इंडिया आने का उसको चांस मिलता है तो यहाँ की फैमिली उसको रिजेक्ट कर देती है। अब ये बताइए कि ये परोसा जा रहा है, हमको ये नहीं बताया जा रहा कि पार्टीशन के दौरान क्या हुआ था। हमको ये बताया जा रहा है कि दरअसल पार्टीशन में हिंदू लोग पागल हो गए थे, उन्होंने एक तरफा मारना शुरू कर दिया और वहां के लोग तो फिर भी तुम्हारी बेटियां बचा रहे थे। क्या ऐसा हुआ था? इतना हिस्ट्री तो आप लोगों ने भी सुन लिया था कि ऐसा नहीं हुआ था। एक फिल्म आई थी आवारा, यही 50s में, लेट में, ख्वाजा अहमद अब्बास ने बनाई थी और उसने ये दिखाया कि एक जज अपनी वाइफ को छोड़ देता है और जब वो वाइफ को छोड़ दे रहा है तो पीछे फोटो दिखाई जा रही है राम जी की और सीता जी की, और पूरा फिल्म इस बात पर है कि जैसे राम जी ने सीता जी को छोड़ दिया उसी तरीके से यहाँ पर हिंदू आदमी अपनी वाइफ को छोड़ता है। एक बात बताइए, सबसे ज्यादा वाइफ अबैंडनमेंट के केसेस क्या ट्रिपल तलाक के थ्रू नहीं होते हैं? क्या राम जी की इंस्पिरेशन से होते हैं? कितने लोग हैं जो ये कहते हैं कि राम जी ने भी छोड़ा था तो मैं भी तुझको छोड़ रहा हूं। राम जी की पूरी कहानी एक अलग है, उसे अलग संदर्भ है उसका, वो जमाना और था, वहां की प्रतिज्ञाएं और थी। उनके लिए लड़कर वो पूरी लंका से लड़ गए, लेकिन ये बताया जा रहा है कि आदमी को छोड़ना हमारा कल्चर है, राम जी का कल्चर है, ये परोसा जा रहा है हमको। और सुनिए, राम को तो एंटी हीरो बना दिया। राम का तो आप ये समझिए कि 80s में 90s में ये हो रहा था, आपने शायद फिल्में भी ना देखी हो, कि राम नाम जपना पराया माल अपना, और बगल में राम, वो मुंह में नाम राम, बगल में छुरी, इस तरीके की इतनी चीजें प्रचलित की गई जैसे कि राम का नाम पूरा ही बदनाम कर दिया। पहले तो ये दिखा दिया कि जी वाइफ वीक कैरेक्टर है, वाइफ को भी छोड़ दिया, और फिर ये कि मतलब एक बहुत ही नेगेटिव सेंस में आपको परोसा, पूरे पूरे गाने बने हुए हैं इसके ऊपर। एक पैटर्न था 70s और 80s में कि रहीम चाचा सेवियर हैं। एक तो ऐसी फिल्म थी जिसमें एक बच्चा गलती से गिर जाता है, ठीक है, पहाड़ के नीचे, पहाड़ जैसी चट्टान से, तो एक आदमी सड़क पे नमाज कर रहा होता है तो उसके हाथों में गिर जाता है, फिर वो उठकर कहता है अच्छा हुआ मैं नमाज कर रहा था, नहीं तो बच्चा मर जाता। मतलब ये आपको बताया जा रहा है कि सड़क पे नमाज दरअसल बहुत अच्छी है, अगर करने दोगे तो बहुत बच्चे बच जाएंगे। ये इस तरीके की चीजें 70s 80s में परोसी गई हैं। ये सारे क्लिप्स हमारे जेम्स ऑफ बॉलीवुड पे मौजूद हैं। हिंदू पंडित का एक ही काम है, लोगों को बेवकूफ बना के डराकर उनसे पैसा ऐंठना। बनिया का एक ही काम है, सिर्फ पैसा चूसना। अगर बनिया के पास पैसा है तो तुम्हारा खून चूस के पैसा है उसके पास, ये बताया गया। ठाकुर का एक ही काम है, जहां लड़की मिलती है उसको रेप कर देता है और मार के फेंक देता है। क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? 70s और 80s की फिल्म में सारा नैरेटिव ये नहीं है। तुम लोग छोटे हो, तुमको नहीं पता होगा, अपने पिताजियों से भी जाकर पूछ लेना, ये सारा यही कल्चर था। एक फिल्म आई थी गंगा की सौगंध, जिसने बनाई थी वो बनाकर कुछ सालों बाद पाकिस्तान शिफ्ट हो गया। सुनिए, उसका नाम कुछ मिर्जा करके था। उसकी फिल्म का थीम ही ये है कि 4 कैरेक्टर्स हैं, पंडित, ठाकुर, बनिया, और उनके नाम भी यही है। पंडित का नाम पंडित, ठाकुर का नाम ठाकुर, बनिया का नाम लाला।
हाँ, और एक शेड्यूल्ड कास्ट का आदमी है, उसका नाम है कल्लू, वो प्राण है, और हीरो कौन है? अमिताभ बच्चन। तो पूरी फिल्म का थ्योरी ये है कि कल्लू को तीनों ने बहुत परेशान किया, लेकिन रहीम चाचा ने उसको बिल्कुल इंसान समझा, बस रहीम चाचा ने। और बाद में अमिताभ बच्चन ने सबका बदला लिया। और अमिताभ बच्चन कोई रिलीजन को मानता ही नहीं है, बल्कि अपनी शाखा, वो शिखा होती है ना, वो जला ली उसने। अगर आप जेम्स ऑफ बॉलीवुड के पेज पे जाएं तो जो उसकी डीपी है, उसका रहस्य ये है कि वही सीन हमने लगाया है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो उस सीन में सीरियस है और हमने उसको स्माइल बना दिया डिजिटली। ये दिखाया गया। एक फिल्म नहीं है, सारी फिल्में ऐसे ही हैं। अगर कोई बच्चा कहीं खो जाता है तो चर्च का नेटवर्क ही उसको बचा सकता है। सबसे दयालु अगर कोई ग्रुप दुनिया में है तो वो चर्च से रिलेटेड ग्रुप है। क्या आपको याद नहीं है, जब भी मेट देखी है? जब उस लड़की को, गीत नाम है ना उसका, उसको कोई नहीं मिलता तो वो एक नन जैसी जगहों पे जाती है। ये कभी नहीं दिखाया कि वहां सबसे ज्यादा बच्चा चोरी के सबसे ज्यादा स्कैंडल पाए जाते हैं, ऑर्गन चोरी के सबसे ज्यादा स्कैंडल पाए जाते हैं, पीडोफिलिया के नाम पर सबसे ज्यादा दुनिया में बदनाम है ये नेटवर्क। वो कब एक मिनट भी नहीं दिखाया। लेकिन सबसे ज्यादा काइंडनेस किसी के हार्ट में भरी हुई है तो मदर टेरेसा और उनका सारा नेटवर्क। हाँ, ये जरूरी है क्योंकि यहाँ पे लड़कियां बैठी हैं। आपको शायद पता भी नहीं होगा, लेकिन लड़कियों को मोलेस्टेशन और रेप पसंद है। ये नैरेटिव बॉलीवुड ने आपको परोसा है। मैं आपको बताती हूं कैसे। कितने लोग हैं जिन्होंने गाना सुना है चने के खेत में? सबने ही सुना है। क्यों बेकार बात कर रहे हो? माधुरी दीक्षित का गाना नहीं सुना? उंगली टूट पता नहीं क्या है चने के खेत में। उस गाने पे म्यूजिक हटा दो, उसका नाच हटा दो, वीडियो जो है ना उसको ब्लैंक कर दो, तो लिरिक्स सुनो। लिरिक्स ये कहते हैं कि चने के खेत में मेरे साथ रेप हुआ, और वो बहुत खुश होकर बता रही है। ध्यान दो, इन लिरिक्स को बिना किसी म्यूजिक के, बिना किसी के, सिर्फ जाकर गूगल करो लिरिक्स को और देखो कि लिरिक्स क्या कह रहे हैं। लिरिक्स एक लड़की को ये कहते हुए बता रहे हैं कि मेरे साथ खेत में ये हुआ, किसी ने उंगली पकड़ी और फिर किसी ने, मतलब बेसिकली रेप हुआ, और मैं कितनी खुश हूं, मेरी जवानी लूट ली। यही तो है ना कि जवानियों के लुटेरे और ये और वो खुश होकर नाच नाच के सबको बता रही है पार्टी में। क्या आपको कभी रियलाइज हुआ ये गाना एक रेप सेलिब्रेशन सॉन्ग है? माधुरी दीक्षित का सॉन्ग है, और वो महिला जिसने उस वक्त रेप सेलिब्रेशन सॉन्ग बनाया, वो आज उसको जो जज बना रखा है टैलेंट शो पर, वो आज यहाँ की इतनी बड़ी आइकॉन बन चुकी है, वापस भी आकर, मतलब गई और फिर वापस आकर भी इतनी बड़ी आइकॉन बन रही है कि सब चीजें इंडोर्स कर रही है। आज भी माधुरी दीक्षित क्या बकवास। माधुरी दीक्षित जेल में होना चाहिए इन लोगों को। इन्होंने रेप सेलिब्रेशन को ग्लोरीफाई किया है। एक गाना आया था भरतपुर लुट गया, ये गाना थोड़ा कम पॉपुलर है उससे। वो गाने के लिरिक्स सोनाली बेंद्रे का था, उस वक्त का सुपर हिट सॉन्ग था, शायद राजू बन गया जेंटलमैन का। उस गाने के लिरिक्स क्या है? उस गाने के लिरिक्स ये हैं कि बेसिकली भरतपुर लुट गया, शी इज टॉकिंग अबाउट हरसेल्फ, लाइक शी वाज रेप्ड। You go home and please read the lyrics. You will realize it's nothing but a rape celebration song. ये गाने बनाए गए हैं, इस गानों के पे जिन्होंने लिखे हैं, जिन्होंने फिल्माए हैं, जिन्होंने डायरेक्ट बनाए हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, वो आज भी जो के त्यों हैं। उनके ऊपर केस तो होने की दूर की बात है, वो सेलिब्रिटी बने हुए हैं आज भी, क्योंकि हम मूर्ख हैं। हमको अगर कुछ भी गाना बजाना परोस के दे दो, हम सब खुश हो जाते हैं। हनी सिंह के इतने गंदे गंदे गाने हैं, लेकिन क्योंकि उसमें म्यूजिक डाल दिया तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है, हम भूल जाते हैं ये कह क्या रहा है। समझते हो इस बात को? अभी ना अगर किसी चीज को एनालाइज करना है तो उस पे म्यूजिक और ये डांस हटा के देखो, आपको रियलाइज हो जाएगा कि लिरिक्स कह क्या रहे हैं आपको। एक गाना है शादी में बहुत चलता है, पंजाबी गाना है, उसके बोल ही ये हैं, आई थिंक बब्बू मान का गाना है, और वो हर शादी में सुन लोगे आप, हर शादी में। उस गाने के लिरिक्स पता है क्या है अगर आप म्यूजिक हटा दो तो? कि दुल्हन को कोई आदमी, दूसरा आदमी लेकर चला गया, दूल्हा देखता रह गया। शादी के दिन ये गाना बज रहा है कि कोई आदमी आया और दुल्हन को उठाकर ले गया और दूल्हा देखता रह गया। ये उसके लिरिक्स हैं। कुछ तो है ना, वो छतरी उड़ गई मित्रादी, कुछ तो ऐसा ही है। ठीक है, ये है, ये सच्चाई है, क्योंकि हमने दिमाग बंद कर रखा है हमने। एक और चीज, एक थ्रू आउट 70s, 80s, 90s और 2000s में एक पैटर्न रहा है फिल्मों का। हीरो कितना ही गंदा हो, मवाली हो, आवारा हो, काम ना करता हो, खाली घूमता रहता हो, लड़कियां भी छेड़ता हो, लेकिन अगर वो हीरोइन को बाद में कह देगा कि मैं तुमसे शादी करूंगा तो वो हीरो है। याद है? देखिए ऐसी फिल्में।
जितने भी ये बोलते हैं ना, तू अक्षय कुमार टाइप की फिल्में, उससे भी जो पहले आती थी, सबका यही थीम था। अगर ऐसा लड़का तुम्हारा अपना भाई होता तो तुम कहती कि क्या मतलब मेरा नकारा भाई है। लेकिन ऐसा दिखाया गया कि एंड में अगर वो ये कह दे कि नहीं मैं तुमसे शादी करूंगा तो सब ठीक। शादी करके क्या क्या तुम बदल जाते, तुम्हारे संस्कार बदल जाते हैं। लेकिन ये क्यों दिखाया जाता है? क्योंकि सिर्फ रोमांस तुम्हारे दिमाग में भरना है कि जिंदगी का एक ही उद्देश्य है। इतना एक घटिया गाना आया था, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, उसके को तो बोली इतने इतने मजेदार हैं कि किसी का सपना है कुछ ये बनने का, मेरा मेरा मुझे कुछ नहीं बनना, ऐसे ही शुरू होता है ना। मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा, मुझे चाहिए खूबसूरत चेहरा। क्या बकवास है। मतलब कैसे लोग हैं ये कि तुम्हें पढ़ाया दिखाया तुम्हारे माँ बाप ने, तुम्हें जीवन दिया है, तुम्हारा तुम्हारा जीवन का कोई पर्पस भी होना चाहिए, लेकिन तुम्हारा पर्पस है एक अच्छी सी लड़की बस मैं ढूंढ लूं, रोमांस। इज दैट ऑल? इज दिस व्हाट द लाइफ इज फॉर? तुम्हें बॉलीवुड ने हम सबको ये बता दिया कि जीवन का एक मकसद है जस्ट टू फाइंड रोमांस। इज रोमांस दैट नेसेसरी? एक मास्लोज लॉ ऑफ हायरार्की है, एक बहुत बड़ी बुक है, आप पढ़ोगे आगे जाकर, अच्छा लिटरेचर पढ़ोगे तो आपको मिलेगा। लिखो मास्लोज लॉज ऑफ हायरार्की। इस और अकेले ये नहीं है, दुनिया की जितनी बड़ी रिसर्चेस हैं उसके ऊपर की इंसान की, एक मनुष्य की बेसिक नीड क्या है, सबसे बड़ी नीड क्या है, उसमें सेक्स सबसे नीचे है। डू यू नो दैट सेक्स इज एट द लोएस्ट मोस्ट बॉटम ऑफ नीड्स। सबसे ऊपर है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, अपने आप को समझना, अपनी पोटेंशियल्स को समझना, अपनी पोटेंशियल्स को स्ट्रेच करना। रोमांस, लव, ये बहुत छोटे तबके की चीजें हैं। और इसीलिए जब आप जाते हो बहुत पुराने अपने इतिहास में जाते हो, कहानियों में जाते हो, तो आप ये देखते हो कि उन्होंने जीवन में बहुत कुछ किया। रोमांस तो छोटा सा पार्ट था। जो लोग इतना इतना काम करके अपने जीवन में गए हैं कि किसी ने 70 बुक्स लिखी है ना लोगों ने, जिन्होंने अपने जीवन में पता नहीं कितने आविष्कार कर दिए। अगर आप साइंटिस्ट का पढ़ो तो एक आविष्कार नहीं है, पता नहीं एडिसन के कितना सारा काम किया हुआ है। यहाँ पर रामानुजन का काम कितना किया हुआ है। यहाँ के ऋषियों को देखो, पूरी पूरी बैठ के पता नहीं आयुर्वेद का कितना सारा रिसर्च कर डाला। जिन्होंने इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनाए थे उन्होंने कितना काम करा। आपको लगता है अगर वो लव और रोमांस और सेक्स में रहते तो वो इतना काम कर पाते? क्योंकि जैसा मैंने कहा, इंटरनेशनल स्टडीज के अनुसार भी सेल्फ एक्चुअलाइजेशंस एंड अदर थिंग्स are rated much higher in terms of basic human need. So these industries like Bollywood, और बॉलीवुड की ही ब्रांचेस हैं, भोजपुरी, पंजाबी, हरियाणवी, इसको ना अलग मत करो, इसको ये मत समझो कि वो एक अलग है ये अलग हैं, वो इसके ब्रांचेस हैं, क्योंकि इंस्पिरेशन वहीं से मिल रहा है, आइकॉन्स वही हैं। एक भोजपुरी एक्टर का भी सबसे बड़ा सपना तो बॉलीवुड जाना ही है ना। क्यों? आज भी सबसे बड़ा जो भोजपुरी का भी होगा उसका वो रवि किशन ही माना जाता है ना, क्योंकि इवेंचुअली ही मेड इट टू बॉलीवुड। इसका मतलब क्या है? बाकी सब तो ब्रांचेस है ना, लोकल ब्रांचेस, राइट? इसीलिए दे हैव फिल्ड योर माइंड। बेसिकली व्हाट दे हैव डन दीज इंडस्ट्रीज इज, जो आपका सबसे बेस मतलब नीचा, जो आपका सबसे बेस इमोशन होता है, उसके ऊपर वो बार बार आपको टिटिलेट करते हैं। डू यू अंडरस्टैंड द वर्ड टिटिलेशन? टिटिलेशन के बारे में पढ़िए। दरअसल प्लेजर, आनंद कुछ और होता है जब आप उसको सेंस करते हो। टिटिलेशन इज समथिंग लाइक दिस, व्हेन पीपल वॉच पॉर्न, इट्स टिटिलेशन, इट्स कॉजिंग सम सॉर्ट ऑफ अ प्लेजर, बट इट्स ऑल्सो डैमेजिंग ऑल्सो यू, राइट? अगर कोई भी लड़का लड़की कुछ भी 2 घंटे पॉर्न देकर आ जाए तो वो नॉर्मल नहीं रहता, वो सबके लिए खतरा बन जाता है, उसका अपना दिमाग खराब हो जाता है। क्या आपको लगता है ये सब करने के बाद कोई बहुत अच्छा काम कर सकता है? लेकिन अगर कोई जी तोड़ मेहनत करके आ रहा है किसी भी चीज में, अपने आप को स्ट्रेच करके आ रहा है, वो इंसान आपको खतरा नहीं लगता कभी। तो इस तरीके से आप देखिए कि ये सारी इंडस्ट्री ने आपके सबसे बेस इमोशन को आपको टिटिलेट करके दिमाग खराब किया हुआ है। और एक और चीज, हमारी जिंदगी में एंटरटेनमेंट कितना भर गया है। अब तो कोई त्योहार आता है ना तो मेरे को लगता है कि हफ्ते भर के लिए फिर देश बंद हो गया। सुनिए, सबसे पहले तो प्री त्योहारों वेडिंग, सॉरी मैं त्योहार मतलब नहीं था, मेरा वेडिंग मतलब था। सबसे पहले तो प्री वेडिंग फंक्शन चले जा रहे हैं, उसमें कितना समय लगता है, डिस्कशंस होती हैं, कपड़े खरीदे जाते हैं, प्लानिंग होती है, फिर इवेंट होता है, इवेंट के बाद चैन नहीं आता, इवेंट को भी डिस्कस करना होता है, उसकी फोटोएं भी डालनी पड़ती हैं। देख रहे हो कितना समय बर्बाद गया? क्या किया उसमें? कुछ निकला? उसके बाद क्या होता है, फिर प्री इवेंट्स के बाद फिर मेन इवेंट आता है, उसमें और जी शादियां वो पहनना है, पूरा दिन जाता है। उसके बाद डिस्कशन बहुत जरूरी है,
इवेंट के बाद डिस्कशन जरूर होना चाहिए, वो भी होता है। उसके बाद मतलब एंड नहीं होता। एक पहले शादी, एक विवाह का जो रिचुअल है वो सुबह के वक्त, डॉन के वक्त यज्ञ का रिचुअल है, राइट। आज की उसमें जमाने में जब हवन, जब फेरे हो रहे होते हैं, जो यज्ञ हो रहा होता है, दरअसल फेरे नहीं यज्ञ, उसको एक्चुअली यज्ञ नहीं कहते, इसको यज्ञ कहा जाता है। मेरी भी प्रोनाउंसिएशन बहुत प्योर नहीं है, लेकिन आप में से हो सकता है कुछ लोग और अच्छी तरीके से जानते भी हों। वो मेन रिचुअल है, वहां तक तो आके सब सो जाते हैं या फिर चाय पी कर अपने आप को जगा हुआ रखने की कोशिश करते हैं। उससे पहले 3-4 दिन बॉलीवुड पे नाचते रहते हैं, उसके बाद बॉलीवुड पे नाचते रहते हैं, फिर डिस्कशंस करते हैं। यही होता है ना। मैं तो शादियों में जाना बंद कर रखा है, मतलब कह रखा है कि नहीं, दूर दूर से मेरा सबको आशीर्वाद है, पर मुझे इस कचरे में नहीं, क्योंकि एक हफ्ता गया ना आपका, एक हफ्ता नहीं, एक हफ्ते से ज्यादा गया, क्योंकि लोग फिर आपसे फोन करके पूछेंगे भी। इन सब से बचना सीखो, क्योंकि वैसे भी हमारे देश में काम बहुत कम होता है। अगर आप गौर करो तो सारे त्योहारों को हमने एक तरीके से बॉलीवुड फेस्ट बना दिया। होली तो गंदा त्योहार बना दिया। क्यों? कहीं पानी वानी चला देते हैं, फिर यही सारे गाने बजाते हैं। कैसे गाने बजाते हैं? तेरी पहले से तंग थी चोली, उसमें आ गई बैरंग होली, यही गाने हैं ना। और वो क्या है, गिव मी अ, डू मी अ फेवर, लेट्स प्ले होली, ये क्या होली के गाने हैं? ये क्या त्योहार के गाने हैं? ये दुनिया में ऐसे कहीं त्योहार के गाने नहीं होते। ये यहीं पे सारा गंद मचा हुआ है। मतलब त्योहार इन्होंने खराब किया है। त्योहार खराब नहीं है, त्योहार अच्छे हैं, त्योहार इन्होंने खराब किया है। और ये हमारी प्रॉब्लम है कि हम लोगों ने इन त्योहारों को पूरे का पूरा बॉलीवुड फेस्ट में कन्वर्ट कर दिया है। जिस दिन होली आती है, मेरी अपनी हाउसिंग सोसाइटी में गाने बजने शुरू हो जाते हैं सुबह 8 बजे, और दोपहर को 3-4 बजे तक बस यही बजते रहते हैं। वो रिपीट पे बजते रहते हैं, रिपीट पे बजते रहते हैं। पानी चलता रहता है, सब नाचते रहते हैं, और मैं सोचती हूँ क्या हो रहा है, कौन सा त्योहार है, कौन सा कल्चर है ये। अगर कोई विदेशी भी आ जाए तो उसको दिखाओ कि दी हमारा ये सबसे बड़ा मतलब त्योहारों में से एक है, वो कहेगा क्या कचरा है ये, क्या पागलपना है, कितनी परवर्जन है यहाँ पर, राइट। और लड़कियों को भी पता है कि जब ऐसे गाने, मतलब गलियों में क्या हाल होता है, राइट। हम लोग आज हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं, थोड़ा रिलेटिवली सेफ होता है, पर मैं भी उन गलियों में रह चुकी हूँ जहां पर आपको कोई छेड़ दे आकर इसके नाम पर, क्योंकि गाना भी वही बज रहा है, डू मी अ फेवर, लेट्स प्ले होली। नहीं करोगे तो कहेंगे बहन जी हो, मैं इस पर भी आऊंगी। सो ये हम लोगों ने कर दिया है, हमारा किसी का कुछ फायदा नहीं हो रहा है इसमें। आपको पता है जो इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन जो दुनिया में हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं, उनके जीवन में कितना एंटरटेनमेंट होगा ऐसे वाला, जो 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 आपके दिमाग को डैमेज, ये डैमेजिंग है ना, दिस इज डैमेजिंग। वो लोग बहुत काम करके मुझे लगता है थक के सोते ही होंगे, फिर रिजुविनेट हो जाते होंगे। हो सकता है कुछ समय के लिए कहीं चलाते हों, या कहीं कोई वेकेशन भी होता है तो बड़ा स्ट्रैटेजिक छोटा वेकेशन होता हो। ये जो हमारे यहाँ चालू हो गया है ना इंडिया में कल्चर कि एक, और इसको ऐसे बोला जाता है, ओ वी आर अ कंट्री ऑफ सेलिब्रेशंस, वी आर अ कंट्री ऑफ मेलाज, वी आर अ कंट्री ऑफ कॉन्स्टेंट मैरी मेकिंग। अरे नहीं, कोई मैरी मेकिंग नहीं हो रही है। यू आर अ कंट्री ऑफ कॉन्स्टेंट time waste, brain damaging exercises. This is what is happening.